कौन चैप्टर पर थे? गरीबी बेरोजगारी, यही ना? चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, गरीबी और बेरोजगारी चैप्टर का नाम है, यानी दो चीजों को समझना है। गरीबी को समझना है और बेरोजगारी को समझना है। तो पहले गरीबी को समझ लेते हैं, उसके बाद बेरोजगारी पर हम आएंगे। तो आइए पहले समझते हैं कि गरीबी क्या है। गरीबी, पॉवर्टी, सबसे पहली बात समझिए कि अगर मानव के पास जिंदगी है तो उन्हें जीवन यापन तो करना ही पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? एक व्यक्ति है, उसके पास उसकी अपनी जिंदगी है, अर्थात वो जिंदा है, तो निश्चित तौर पर उन्हें जीवन यापन करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं? जीवन यापन मतलब जिंदा रहने के जो तौर तरीके होते हैं वो पूरा करना, यही हुआ जीवन यापन करना। और एक व्यक्ति ठीक तरह से जीवन यापन कर सके, इसके लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है। कुछ क्या होती है? एक व्यक्ति जो जीवन यापन करेगा, उन्हें कुछ मूल आधारभूत जरूरत होती है, या कुछ उन्हें मूलभूत आवश्यकताएं होना अनिवार्य है। और वो मूलभूत आवश्यकताएं मुख्य रूप से 3 तो होना ही चाहिए, जिसमें आता है क्या? दूसरा क्या आता है? वस्त्र। और तीसरा क्या आता है? वर्तमान में मूलभूत आवश्यकताओं की संख्या बढ़ चुकी है, लेकिन जीवन यापन करने के लिए जो कम से कम मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो 3 है: भोजन, वस्त्र और आवास। क्या ये तीनों के बिना जीवन यापन करना संभव है? बताइए, है संभव? भोजन के बिना, वस्त्र के बिना, आवास के बिना जीवन यापन संभव नहीं है। या आप कह सकते हैं कि जीवन यापन करने हेतु 3 आधारभूत आवश्यकताएं या 3 मूलभूत आवश्यकताओं का होना अनिवार्य है: भोजन, वस्त्र और आवास। और अगर किसी व्यक्ति को जीवन यापन करने हेतु ये मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध नहीं हो पाता है, ध्यान रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति को जीवन यापन करने हेतु ये मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो उसे हम गरीब कहते हैं, और उसकी स्थिति को ही क्या कहते हैं? गरीबी कहते हैं। तो गरीबी क्या है, समझे कि नहीं समझे? गरीबी उस स्थिति को कहते हैं जब व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध नहीं हो पाता है। क्लियर हुआ बात? गरीबी उस स्थिति को कहते हैं, जब व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं यानी कि भोजन, वस्त्र और आवास उपलब्ध नहीं हो पाता है। अर्थात सीधा मतलब हुआ कि ये तीनों चीज आपको नहीं पूरा हो रहा है तो आप हैं गरीब, और आपकी गरीब की स्थिति को ही क्या कहेंगे? गरीबी कहेंगे।
और यह गरीबी वर्तमान में भारत ही नहीं समस्त एशियाई या समस्त विकासशील देशों के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक अवरोध पैदा किया हुआ है। या कहिए कि विकासशील देशों के विकास में अगर कोई बाधक सबसे बड़ा है तो वो कौन है? गरीबी। हालांकि जो विकसित देश है वहां पर गरीबी बहुत कम है और गरीबी का स्वरूप भी अन्य यानी कि भारत जैसे देशों से कुछ अलग है। लेकिन भारत और जितने भी विकासशील देशों हैं उसकी अगर वर्तमान सबसे प्रमुख समस्या कुछ भी है तो वो क्या है दोस्तों? गरीबी। तो क्लियर हो गया गरीबी किसे कहते हैं, समझ गए। जब व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध नहीं हो पाता है तो उसी स्थिति को क्या कहते हैं? गरीबी। उस स्थिति को कहा जाता है जब व्यक्ति को मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध नहीं हो पाती। गरीबी मुख्य समस्या विकसित देशों की है या विकासशील देशों की? विकासशील देशों की। गरीबी मुख्य समस्या किन देशों की है? ऐसा नहीं है कि विकसित देशों में गरीबी नहीं है, विकसित देशों में भी गरीबी है लेकिन बहुत कम है और उसका स्वरूप भी क्या है? अलग है। विकसित देशों में गरीबी है इसका सबसे पहला प्रमाण या विकसित देशों के संबंध में गरीबी का पहला अनुमान अगर पेश हुआ विकसित देश नहीं, विश्व के विकासशील देशों के संबंध में गरीबी का पहला अनुमान पेश किया गया वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990। विकासशील देशों में गरीबी है, विकासशील देशों में गरीबी थी, उस पर बहस होती थी लेकिन उसका कोई एक कहिएगा कि फॉर्मेट में कोई आंकड़ा था तो आंकड़ा नहीं था। यानी 1990 से पहले विकासशील देशों में जो गरीबी थी उसका कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं था। विकासशील देशों में गरीबी के संबंध में पहला कोई व्यवस्थित आंकड़ा जो पेश हुआ था वह कब पेश हुआ था? 1990 में। और किसके माध्यम से पेश हुआ था? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। आप जानते हैं कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है दोस्तों। तो विकासशील देश की ही मुख्य समस्या है गरीबी, विकसित देशों की मुख्य समस्या गरीबी नहीं है। और विकासशील देशों में गरीबी के संबंध में व्यवस्थित आंकड़ा सबसे पहले प्रकाशित हुआ वर्ष 1990 में। किसके तहत प्रकाशित हुआ? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के जरिए प्रकाशित हुआ। और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 में गरीबी की एक परिभाषा भी प्रकाशित हुआ। यानी कि गरीबी का पहला परिभाषा देने का काम भी हुआ था किस रिपोर्ट में? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। उससे पहले गरीबी को परिभाषित करने के लिए अलग अलग तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि गरीबी का एक परिभाषा भी निकलकर सामने आया वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 में। तो क्या वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 से पहले गरीबी की कोई परिभाषा नहीं थी? लेकिन हर अर्थशास्त्रियों के नजर में गरीबी की परिभाषा कुछ अलग अलग थी। पहली बार इस रिपोर्ट में गरीबी को परिभाषित करने का काम किया गया और गरीबी का परिभाषा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में यही दिया गया जो अभी हम आपको बताए हैं। न्यूनतम जीवन यापन प्राप्त करने की असमर्थता ही क्या है? गरीबी।
न्यूनतम जीवन यापन के लिए जो जरूरत होते हैं, भोजन, वस्त्र, आवास, उनको प्राप्त करने में अगर कोई व्यक्ति असमर्थ है तो उसे ही गरीब कहा जाएगा। उसी की स्थिति को क्या कहा जाएगा? गरीबी। यानी गरीबी न्यूनतम जीवन यापन हेतु जरूरत के सामानों से वंचित रहने वाली स्थिति है। यह कहा गया किसमें? तो विकासशील देशों के संबंध में यह गरीबी मुख्य रूप से किन देशों की समस्या है? विकासशील देशों के संबंध में गरीबी का पहला आकलन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 में क्या गरीबी को परिभाषित भी किया गया? और परिभाषित किस रूप में किया गया? देखिए एक बार। क्लियर है? न्यूनतम जीवन यापन प्राप्त करने की असमर्थता ही क्या है? सीधा मतलब है भोजन, वस्त्र, आवास नहीं मिल रहा है कम से कम, तो आप गरीबी की स्थिति में है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो विश्व बैंक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो 1990 में पेश हुआ, उसमें गरीबी क्या है आप समझ ही गए हैं। लेकिन एक संस्था और है, एक संस्था और है जिसका नाम है क्या? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है। यूएनडीपी किसकी एजेंसी है? हाँ, यूनाइटेड स्टेट पढ़े हुए है ना? नहीं पढ़े हुए टेंशन नहीं लीजिए, पढ़िएगा। तो ये जो यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, बात मत कीजिए। इन्होंने गरीबी को दो प्रकार से परिभाषित किया है। एक है आय गरीबी, एक क्या है? आय गरीबी। और दूसरा है मानव गरीबी। आय गरीबी और मानव गरीबी। आय गरीबी और मानव गरीबी की अवधारणा का विकास किसके द्वारा किया गया है, यह भी याद रखना है। यूएनडीपी अवधारणा का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, इंग्लिश में अवधारणा को कॉन्सेप्ट कहते। तो आय गरीबी और मानव गरीबी की अवधारणा का विकास किसने किया है? ध्यान दीजिए, कहीं से क्वेश्चन कुछ पूछा जा सकता है। विकासशील देशों के संबंध में गरीबी का पहला आकलन किसने प्रस्तुत किया? विश्व बैंक ने अपने रिपोर्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990। गरीबी को आय और मानव गरीबी के रूप में बांटने का काम किसके द्वारा किया गया? तो यूएनडीपी के अनुसार गरीबी दो प्रकार के होते हैं। यूएनडीपी के अनुसार गरीबी आय गरीबी और, अब आय गरीबी और मानव गरीबी क्या है समझ लीजिए। आय गरीबी का मतलब हुआ कि जब व्यक्ति अपने लिए न्यूनतम आवश्यकता, न्यूनतम आवश्यकता में क्या आता है? भोजन, वस्त्र, आवास, आजकल जानते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, ये सब भी बन चुका है न्यूनतम आवश्यकता। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान समय में न्यूनतम आवश्यकता को बढ़ा दिया गया है। न्यूनतम आवश्यकताओं के अंतर्गत शिक्षा को भी जोड़ा गया है, स्वास्थ्य को भी जोड़ा गया है, सड़क को भी जोड़ा गया है, इलेक्ट्रिसिटी को भी जोड़ा गया है। आने वाले समय में मोबाइल डाटा को भी जोड़ा जाएगा, क्या हो सकता है। लेकिन फिलहाल न्यूनतम आवश्यकता जो पहले मुख्य रूप से 3 थे, अब उसको बढ़ा दिया गया है। कौन बढ़ाया है इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। अगर व्यक्ति अपने लिए भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क की व्यवस्था नहीं कर पाता है, या कोई व्यक्ति इतना नहीं कमा पाता है कि अपने लिए इन चीजों को पूरा कर सके, तो उसे हम क्या कहेंगे? आय गरीबी।
तो आय गरीबी का मतलब हुआ कि आपको न्यूनतम आवश्यकताओं की जो चीज है वो खरीदने में आप क्या है, असमर्थ। जीवन यापन करने हेतु जो न्यूनतम आवश्यकता की चीजें हैं, अगर उसको आप खरीदने में असमर्थ है या आप इतना नहीं कमा पाते हैं कि इन न्यूनतम आवश्यकताओं को आप पूरा कर पाइएगा, तब इसे गरीबी कहा जाएगा। और कौन गरीबी कहा जाएगा? आय गरीबी। यानी आय गरीबी वह स्थिति है जब व्यक्ति अपने लिए न्यूनतम आवश्यकता के चीज नहीं जुटा पाता है, अर्थात नहीं खरीद पाता है। अब मानव गरीबी क्या है? मानव गरीबी क्या है? मानव गरीबी आय गरीबी से अलग है। एक व्यक्ति न्यूनतम आवश्यकता को पूरा कर रहा है, लेकिन न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त अगर वह संतोषजनक जीवन, दीर्घ आयु, स्वस्थ रहन सहन प्राप्त करने में असमर्थ है। यानी एक व्यक्ति इतना तो कमा रहा है कि न्यूनतम आवश्यकता को पूरा कर ले, लेकिन वो जो जीवन जी रहा है उससे उसे संतोष नहीं है, या वो जिंदा तो है लेकिन अधिक आयु तक वो जी नहीं पाता है। वह रहता तो है लेकिन उसका रहन सहन स्वस्थ नहीं है। तो जब व्यक्ति संतोषजनक जीवन, दीर्घ आयु और स्वस्थ रहन सहन करने में वंचित रहे, तब ऐसे गरीबी को क्या कहते हैं? यानी जब कोई व्यक्ति संतोषजनक जीवन नहीं जी रहा है, दीर्घ आयु उन्हें नहीं मिल पा रही है, उनका रहन सहन स्वस्थ नहीं है, तब ऐसे गरीबी को हम क्या कहते हैं? मानव गरीबी। तो यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है, यह एजेंसी ने गरीबी के दो धारणाएं हमें प्रदान किए हैं। आय गरीबी और न्यूनतम आवश्यकताओं को खरीदने में जब हम असमर्थ हैं, तब हमारी गरीबी किस श्रेणी की है? आय गरीबी की है। अगर संतोषजनक जीवन, स्वस्थ रहन सहन, दीर्घ आयु प्राप्त नहीं हो रही है, जबकि न्यूनतम आवश्यकता पूरी हो रही है, तब यह कौन सी गरीबी? आय गरीबी, मानव गरीबी। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो आय गरीबी, मानव गरीबी की अवधारणा का विकास किसके द्वारा हुआ है? जब कोई व्यक्ति सम्मानजनक जीवन जीने में असमर्थ रहता है, तो इस गरीबी को क्या कहते हैं? मानव गरीबी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति न्यूनतम आवश्यकता खरीदने में असमर्थ है, तब वो कौन गरीबी है? आय गरीबी है। क्लियर हो गया? तो ये तो यूएनडीपी का गरीबी वाला दृष्टिकोण था। लेकिन तमाम अर्थशास्त्री गरीबी को दो भागों में बांटते हैं। ठीक है? यूएनडीपी का जो आय गरीबी है, मानव गरीबी है, वो तो है ही, लेकिन गरीबी को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। एक है सापेक्षिक गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी, और एक है निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो गरीबी भी कितने प्रकार के हुए? सापेक्षिक और निरपेक्ष गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब आय गरीबी, मानव गरीबी का बंटवारा तो यूएनडीपी के द्वारा हुआ, ये आप जान गए। अब कहिएगा कि गरीबी का ये बंटवारा कौन किया है, तो इसमें किसी का नाम नहीं आता है, लेकिन अधिकांश अर्थशास्त्री गरीबी को इसी दो रूप में देखते हैं, सापेक्षिक गरीबी और पहले हम सापेक्षिक गरीबी को समझ लेते हैं, उसके बाद किसको समझेंगे? निरपेक्ष गरीबी को। सापेक्षिक गरीबी,
सापेक्षिक गरीबी का संबंध आय विषमता से है। सापेक्षिक गरीबी का मतलब क्या हुआ? आय विषमता। सीधा सीधा प्रश्न आएगा कि अगर सीधा प्रश्न आ गया कि सापेक्षिक गरीबी का संबंध किससे है, तो आय विषमता से। अब कहिएगा कि आय विषमता क्या है? तो आय विषमता में देखा जाता है कि बहुत उच्च आय वर्ग जब जनसंख्या में कुछ जनसंख्या होते हैं जिनकी आय काफी उच्च होती है, और कुछ जनसंख्या होती है जिसकी आय क्या होती है? निम्न आय वर्ग। जब देश की जनसंख्या में उच्च आय वर्ग और निम्न आय वर्ग के बीच तुलना करके क्या पता लगाया जाता है, तो इसे ही क्या कहा जाता है? सापेक्षिक गरीबी। जब समाज के उच्च आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के लोगों के आय को देखा जाता है, उनके बीच देखा जाता है कितना का अंतर है, तो स्वाभाविक है कि हम क्या पता लगा रहे हैं, और यही क्या है? सापेक्षिक गरीबी। तो सापेक्षिक गरीबी का संबंध आय विषमता से है, और इस गरीबी को जानने के लिए जनसंख्या में उच्च आय वर्ग और निम्न आय वर्ग के आय की तुलना की जाती है, और दोनों की आय की तुलना करके ही क्या ज्ञात किया जाता है? अर्थात क्या ज्ञात किया जाता है? सापेक्षिक गरीबी। अब सीधा सीधा मतलब हुआ कि आय विषमता को देखिए या सापेक्षिक गरीबी की स्थिति को देखिए। जैसे मान लीजिए कि एक मोहल्ला में सबको चढ़ने के लिए कार है, ठीक है, सबको चढ़ने के लिए कार है, 4 चक्का है कह दीजिए, और आपको सिर्फ या किसी एक व्यक्ति को चढ़ने के लिए मोटरसाइकिल है, कार नहीं है। अब मोटरसाइकिल वाला तो गरीब हुआ, कार वाले की तुलना में हुआ कि नहीं हुआ? गरीबी, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। हम गरीबी का परिभाषा ये बताए कि न्यूनतम आवश्यकता उपलब्ध नहीं हुआ तो क्या हुआ? गरीब वाली स्थिति हुई। लेकिन हम आय विषमता को समझने की कोशिश कीजिए कि एक मोहल्ले में अगर सबको कार है और वहां पर एक व्यक्ति को कार नहीं है, मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल वाले कार वाले के तुलना में क्या हो गया? लेकिन मोटरसाइकिल वाले की गरीबी को आप कौन गरीबी कहिएगा? सापेक्षिक गरीबी कहिएगा। वो वास्तव में गरीब नहीं है क्योंकि मोटरसाइकिल पर चढ़ रहा है। उसको जब हम उच्च आय वर्गों के साथ तुलना किए, ध्यान दीजिए, मोटरसाइकिल वाले को जब हम उच्च आय वर्गों के वाले के साथ तुलना किए तब पता चला कि वो तो क्या है, लेकिन उसकी गरीबी को हम क्या कहेंगे? सापेक्षिक गरीबी कहेंगे। क्लियर हो गया? समझ गए ना? तो गरीबी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सापेक्षिक गरीबी और सापेक्षिक गरीबी का संबंध किससे है? आय विषमता का मतलब क्या हुआ? तो जब देश की जनसंख्या में उच्च आय वर्ग वाले लोगों और निम्न आय वर्गों के लोगों के बीच तुलना किया जाता है, तब इससे पता चलता है किसका? आय विषमता का। और आय विषमता ही वास्तव में क्या है? सापेक्षिक गरीबी है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? अब सापेक्षिक गरीबी का दृष्टिकोण विकसित देशों में चलता है, हमारे भारत में नहीं चलता है। चलता भी है भारत में तो व्यापक रूप से नहीं चलता है। यानी सापेक्षिक दृष्टिकोण उन देशों में चलते हैं जो विकसित देश हैं। यह सापेक्षिक गरीबी का जो कॉन्सेप्ट है हमारे या किसी भी विकासशील देशों में नहीं चलता। क्लियर हो गया ना? निरपेक्ष गरीबी क्या है?
अगर आप सापेक्षिक को समझ गए, थोड़ा और हम विस्तार में जाएंगे सापेक्षिक को, लेकिन यहीं पर आप पहले निरपेक्ष गरीबी को भी समझ लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। निरपेक्ष गरीबी को हम क्या कहते हैं? वास्तविक गरीबी। निरपेक्ष गरीबी क्या है? वास्तविक गरीबी। यानी गरीबी का जो परिभाषा हम पढ़े थे कि जब व्यक्ति जीवन यापन करने हेतु न्यूनतम आवश्यकताओं को उपलब्ध नहीं करा पाता है या न्यूनतम आवश्यकताएं उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है, तो उसकी स्थिति को ही हम क्या कहते हैं? गरीबी कहते हैं। और वही गरीबी क्या है? निरपेक्ष। निरपेक्ष गरीबी ही क्या है? वास्तविक गरीबी। आय विषमता क्या है? सापेक्षिक गरीबी वास्तविक गरीबी नहीं है। सापेक्षिक गरीबी से सिर्फ हमें यह पता चलता है कि समाज में भिन्न भिन्न टाइप के लोग कितने इनकम कमा रहे हैं, या सापेक्षिक गरीबी से यह पता चलता है कि समाज में आय विषमता कितनी है। लेकिन निरपेक्ष गरीबी क्या है? वास्तविक गरीबी है। जब कोई व्यक्ति को न्यूनतम जीवन यापन करने के सामान उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तब उसे हम गरीब कहते हैं, और वही वास्तविक गरीबी है। वास्तविक गरीबी ही निरपेक्ष गरीबी। भारत जैसे देशों में या समस्त एशियाई या विकासशील देशों में कौन से गरीबी का कॉन्सेप्ट चलता है? जबकि आप विकसित देशों की बात करिएगा, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी सबका, तो वहां पर गरीबी का कौन दृष्टिकोण ज्यादा प्रचलित है? तो विकसित देशों में सापेक्षिक गरीबी का वर्चस्व है, या विकसित देश जो है सापेक्षिक गरीबी पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि विकासशील देशों की मुख्य समस्या क्या है? निरपेक्ष गरीबी। याद रखना है कि सापेक्षिक गरीबी वास्तविक गरीबी कोई दिक्कत नहीं। तो गरीबी कितने प्रकार के? गरीबी कितने प्रकार के? सापेक्षिक गरीबी और आय विषमता का संबंध किस गरीबी से? सापेक्षिक गरीबी से। आय विषमता का संबंध किस गरीबी से है? सापेक्षिक गरीबी से। वास्तविक गरीबी किसे कहते हैं? विकसित देशों में किस गरीबी का कॉन्सेप्ट चलता है? सापेक्षिक गरीबी का। जबकि विकासशील देशों या भारत जैसे देशों में निरपेक्ष। अब आइए एक बार फिर से सापेक्षिक गरीबी का संबंध किससे है? आय विषमता से है। अब आय विषमता को मापेंगे कैसे? ध्यान दीजिए, आय विषमता को कैसे मापा जाता है, या सापेक्षिक गरीबी को कैसे मापा जाता है? सापेक्षिक गरीबी को कैसे मापा जाता है? तो ध्यान दीजिए, सापेक्षिक गरीबी मापने के दो विधि है। पहला है लॉरेंज वक्र और दूसरा है गिनी गुणांक। पहला है लॉरेंज वक्र और दूसरा क्या है? गिनी गुणांक। और यहां पर पहला प्रश्न यही पूछ सकता है कि लॉरेंज वक्र के द्वारा क्या मापा जाता है? सापेक्षिक गरीबी या सापेक्षिक गरीबी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आय विषमता होगा। तो लॉरेंज वक्र सापेक्षिक गरीबी या आय विषमता को मापता है। ठीक उसी तरह गिनी गुणांक सापेक्षिक गरीबी या आय विषमता को मापता है। इन दोनों से हम निरपेक्ष गरीबी या वास्तविक गरीबी का मापन नहीं कर सकते। क्लियर हो गया बात? समझ गए ना? सापेक्षिक गरीबी अथवा आय विषमता का मापन किसके किसके द्वारा होता है? लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक के द्वारा होता है। तो आइए सबसे पहले लॉरेंज वक्र को समझते हैं। क्लियर हो रहा है ना बात? समझ रहे हैं ना गरीबी को? सबसे बड़ा गरीब तो हम लोग है क्या दोस्तों? लॉरेंज वक्र। आइए
हम बिहार में सबसे बहुत बड़ा गरीब है, ठीक है। डाटा देंगे ना, हम अलग तरह से डाटा पेश करेंगे ना। आप भी कह दीजिएगा कि हाँ कैसे गरीब है। अभी डाटा हम पेश कहाँ किए। आइए समझते हैं पहला प्रश्न, यही समझ जाइएगा लॉरेंज वक्र क्या बताता है। बताइए ना, आय विषमता या सापेक्षिक। अब यह वक्र क्या है समझिए। लॉरेंज वक्र में पहले तो यह ग्राफ पर अंकित होता है। किस पर? ग्राफ पर। ग्राफ में यहां पर दो एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। लॉरेंज वक्र के ग्राफ में एक्स एक्सिस पर रहता है जनसंख्या का प्रतिशत और वाई एक्सिस पर रहता है आय का प्रतिशत। एक्स एक्सिस पर क्या रहता है? जनसंख्या का प्रतिशत और वाई एक्सिस पर रहता है आय का प्रतिशत। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लॉरेंज वक्र में आय प्रतिशत को किस एक्सिस पर दर्शाया जाता है और जनसंख्या को किस पर दर्शाया जाता है? एक्स पर। अगर मान लीजिए कि किसी देश में 10% आय, किसी देश में 10% जनसंख्या को, किसी देश के 10% जनसंख्या को उस देश के आय का कितना हिस्सा मिला हुआ है? 20% के पास कितना है? 30% के बाद कितना है? 30। 40% के पास कितना है? 40। 40% के पास 40 है। तो लॉरेंज वक्र में जो रेखा बनता है कुछ इस तरह बनता है, वाई और आय। इधर जनसंख्या और इधर दोस्तों आपका क्या हो गया? आय। एक बार पुनः ध्यान दीजिए, लॉरेंज वक्र में एक्स एक्सिस पर जनसंख्या और वाई एक्सिस पर आय। अगर किसी देश में 10% जनसंख्या के पास उस देश में होने वाले कुल इनकम का कितना है, यानी 10% जनसंख्या के पास 10% आय हो, 20% के पास 20% आय हो, 30% के पास 30% आय हो, 40% जनसंख्या के पास देश का 40% इनकम हो, तो इस स्थिति में लॉरेंज वक्र में एक सीधा रेखा आपको प्राप्त होगा और यह सीधा रेखा 45 डिग्री पर है। कितना पर है? और इस रेखा को कहते हैं पूर्ण समता रेखा। क्या कहते हैं? लॉरेंज वक्र में जो एकदम बीचों बीच 45 डिग्री पर जो रेखा रहता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण समता रेखा। अगर किसी देश में 10% जनसंख्या के पास उस देश का कितना परसेंट आय है? 20 के पास, 30 के पास। तो ऐसी स्थिति में आय विषमता कुछ भी है? एकदम नहीं है। और जब आय विषमता बिल्कुल भी नहीं है तो लॉरेंज वक्र में आपको क्या प्राप्त होगा? पूर्ण समता प्राप्त होगा। अगर किसी देश में 10% जनसंख्या के पास 10% इनकम है, 20% के पास 20% इनकम है, 30% के पास 30% इनकम है, तो इसका मतलब हुआ कि आय जो है आय विषमता बिल्कुल भी, यानी सब एक समान रूप से कमा रहा है, इसका मतलब यही नहीं हुआ। और ऐसी स्थिति में लॉरेंज वक्र में आपको कैसा रेखा प्राप्त होगा? यानी पूर्ण समता रेखा कितना एंगल पर आता है? पूर्ण समता रेखा की दूरी एक्स एक्सिस से भी 45 डिग्री और वाई एक्सिस से भी। लेकिन ऐसी स्थिति किसी भी देश में संभव
ना तो विकसित देशों में ऐसा है, न ही विकास। यानी किसी देश के लॉरेंज वक्र खींचिए, आपको पूर्ण समता रेखा तो प्राप्त होने वाला नहीं, क्योंकि ऐसा है ही नहीं कि किसी देश में आय विषमता नहीं हो। हर देश में आय विषमता है। यानी कुछ लोग लाखों रुपया महीना कमाते हैं और कुछ हजारों भी नहीं कमा पाते हैं। यही है आय विषमता। और आय विषमता हर जगह पाया जाता है। यानी लॉरेंज वक्र में किसी भी देश का आप निकालिए तो पूर्ण समता रेखा प्राप्त नहीं होगा। तो फिर लॉरेंज वक्र निकाला कैसे जाता है? तो सबसे पहले देखा जाता है कितनी जनसंख्या के पास कितना इनकम है। लॉरेंज वक्र निकालते समय सबसे ये पहले ये देखा जाता है कि कितनी जनसंख्या के पास उस देश का कितना इनकम है। हर देश में एक साल में इनकम जनरेट होता है। तो पहले लॉरेंज वक्र बनाने से पहले यह पता लगाना पड़ेगा कि देश के जनसंख्या के कितने प्रतिशत जनसंख्या के पास आय का कितना हिस्सा है। और यह जानकारी जब हम ये पता लगा लेंगे कि कितने प्रतिशत जनसंख्या के पास कितना परसेंट इनकम है, तो उस स्थिति में आपको एक वक्र प्राप्त होगा। उस स्थिति में आपको एक वक्र प्राप्त होगा और इसी वक्र को कहते हैं क्या? लॉरेंज वक्र कहते हैं। लॉरेंज वक्र हमेशा पूर्ण समता रेखा के नीचे रहता है। लॉरेंज वक्र हमेशा पूर्ण समता रेखा के नीचे रहता है। जितना अधिक नीचे रहेगा आय विषमता उतनी अधिक होगी, जितना कम नीचे रहेगा आय विषमता उतनी कम होगी। जैसे मान लीजिए ये देश एक्स है और इसका लॉरेंज वक्र आपके सामने में है। एक हम अलग देश लेते हैं और इसका लॉरेंज वक्र अगर ये से है, इसका लॉरेंज वक्र अगर ऐसे है, ये देश बी है, ये देश वाई है, आपको लॉरेंज वक्र दिया हुआ है। आपको पूछेगा आय विषमता कहां पर अधिक है, एक्स या वाई में? किसमें? एक्स में आय विषमता या सापेक्षिक गरीबी क्या है? अधिक है। लॉरेंज वक्र पूर्ण समता रेखा के जितना नीचे होगा सापेक्षिक गरीबी या आय विषमता उतनी अधिक होगी। जितने निकट रहेगा ये रेखा आय विषमता या सापेक्षिक गरीबी उतनी कम होगी। एक बार पुनः ध्यान दीजिए कि अगर किसी देश में आय विषमता बिल्कुल भी नहीं है, समान जनसंख्या के पास समान आय है, तो उस देश का लॉरेंज वक्र कैसे बनेगा? पूर्ण समता रेखा, पूर्ण समता रेखा। लेकिन ऐसी स्थिति किसी भी देश में नहीं है। इसलिए लॉरेंज वक्र बनाने के लिए सबसे पहले यह ज्ञात किया जाता है कि कितनी जनसंख्या के पास कितना इनकम है। अब फिर उस हिसाब से ग्राफ तैयार किया जाता है और पूर्ण समता रेखा के नीचे जो एक वक्र लाइन प्राप्त होती है उसे ही क्या कहते हैं? लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र हमेशा पूर्ण समता रेखा के नीचे रहेगा, कभी भी पूर्ण समता के ऊपर, क्योंकि पूर्ण समता रेखा मतलब आय विषमता 0। तो लॉरेंज वक्र हमेशा पूर्ण समता रेखा के नीचे ही रहेगा, ऊपर किसी स्थिति में नहीं जाएगा। और जितना अधिक नीचे रहेगा आय विषमता या सापेक्षिक गरीबी उतनी अधिक होगी। लॉरेंज वक्र पूर्ण समता रेखा के जितने निकट होगा आय विषमता या सापेक्षिक गरीबी उतनी कम होगी। समझ गए? लॉरेंज वक्र समझ है? सबसे पहले ध्यान दीजिए, लॉरेंज वक्र से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले पूछेगा लॉरेंज वक्र क्या बताता है? आय विषमता या सापेक्षिक गरीबी। या कभी कभी पूछ सकता सापेक्षिक गरीबी या आय विषमता का मापन किससे होता है? लॉरेंज वक्र में। लॉरेंज वक्र में एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से 45 डिग्री पर जो रेखा होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण समता रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लॉरेंज वक्र हमेशा पूर्ण समता रेखा के नीचे होगा या ऊपर होगा? नीचे। हमेशा और हमेशा क्या होगा? जितना अधिक नीचे होगा आय विषमता उतनी
जितना कम नीचे रहेगा आय विषमता उतनी। कोई दिक्कत? समझ गए? एक बार पढ़िए तो लॉरेंज वक्र को, सरसरी निकास पढ़िए तो। क्या है, चल रहा है? अच्छा, व्यवस्था बदल दिए हैं। पढ़ लिए? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अब लॉरेंज वक्र से जितना भी प्रश्न आएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। लॉरेंज वक्र कौन गरीबी को बताता है? सापेक्षिक गरीबी या लॉरेंज वक्र में एक्स एक्सिस से 45 डिग्री दूरी पर स्थित रेखा को क्या कहते हैं? पूर्ण समता। किसी देश का लॉरेंज वक्र अगर पूर्ण समता रेखा ही प्राप्त हो जाए तो इसका मतलब है कि वहां पर आय विषमता बिल्कुल भी, लेकिन ऐसा किसी भी देश में होता। लॉरेंज वक्र वाला जो वक्र है वो पूर्ण समता रेखा के नीचे रहता है या ऊपर? नीचे। हमेशा और हमेशा क्या रहेगा? कभी भी ऊपर नहीं उठेगा। जितना अधिक नीचे आय विषमता या सापेक्षिक गरीबी उतनी अधिक। अब ध्यान दीजिए, लॉरेंज वक्र के बाद सापेक्षिक गरीबी को जानने का दूसरा तरीका क्या है? गिनी गुणांक। एक क्वेश्चन लॉरेंज वक्र से और पूछा गया है कि लॉरेंज वक्र का प्रतिपादन कब हुआ था? 1905 में। और जो अर्थशास्त्री लॉरेंज वक्र का विकास किया उसका नाम ही था लॉरेंज, यानी अर्थशास्त्री के नाम पर ही इस वक्र का, कवड का नाम लॉरेंज वक्र पड़ गया। अब आइए गिनी गुणांक। गिनी गुणांक से भी सापेक्षिक गरीबी या आय विषमता को मापा जाता है। और गिनी गुणांक का नाम गिनी गुणांक इसलिए है क्योंकि इसका विकास कैरोडो गिनी ने किया था, यानी अर्थशास्त्री का नाम में ही गिनी लगा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? गिनी गुणांक। और गिनी गुणांक वास्तव में लॉरेंज वक्र का ही गणितीय स्वरूप है। लॉरेंज वक्र का ही क्या है दोस्तों? गणितीय स्वरूप। यानी गिनी गुणांक तब निकाल पाएंगे जब हम लॉरेंज वक्र को जान जाए। गिनी गुणांक के द्वारा जो आय विषमता ज्ञात की जाती है या गिनी गुणांक से जो सापेक्षिक गरीबी का पता लगाया जाता है, यह गिनी गुणांक आधारित है किस पर? यानी गिनी गुणांक का मान लॉरेंज वक्र के सहायता से ही निकाला जाता है। इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि गिनी गुणांक लॉरेंज वक्र का ही गणितीय रूप है। अब कैसे निकाला जाता है? तो इससे पहले लॉरेंज वक्र को तो आप समझ चुके हैं ना, फिर से समझ लीजिए। एक्स एक्सिस पर रहता है जनसंख्या, वाई एक्सिस पर अब बीचों बीच जो रेखा रहता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण समता। अब फिर देखा जाता है कितने जनसंख्या के पास कितना इनकम है, उस आधार पर
ग्राफ में अंकित करके जो वक्र बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? लॉरेंज वक्र कहते हैं। ये वक्र जो है, यही वक्र वास्तव में कौन वक्र है? लॉरेंज वक्र है। यही वक्र आपका लॉरेंज वक्र है। तो गिनी गुणांक का मान कैसे निकाला जाता है? पूर्ण समता रेखा और ये लॉरेंज वक्र वाला जो वक्र है, इसके बीच के क्षेत्रफल को आप क्या मान लीजिए? m। और इस क्षेत्रफल को, ठीक है, इस क्षेत्रफल को आप पूरी तरह से, पहले इस क्षेत्रफल को आप छोटा m और इस क्षेत्रफल को आप बड़ा मतलब ये जो त्रिभुजाकार क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल टोटल हम कितना मान लिए? अब पूर्ण समता रेखा और लॉरेंज वक्र के बीच के क्षेत्रफल को हम क्या मान लिए? m। तो गिनी गुणांक बराबर होता है, गिनी गुणांक बराबर होता है m बटे m। गिनी गुणांक बराबर m बटे m। m बड़ा m का मतलब पूर्ण समता रेखा के नीचे का क्षेत्रफल, और छोटा m का मतलब पूर्ण समता रेखा और लॉरेंज वक्र के बीच के क्षेत्रफल। इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात ही क्या कहलाता है? गिनी गुणांक कहलाता है। पूर्ण समता रेखा और लॉरेंज वक्र के बीच का क्षेत्रफल और पूर्ण समता रेखा के नीचे के समस्त क्षेत्रफल के अनुपात को ही क्या कहते हैं? गिनी गुणांक कहते हैं। गिनी गुणांक क्या है समझ गए? एक बार फिर से समझिए, गिनी गुणांक किसके सहायता से निकाला जाता है? यानी गिनी गुणांक लॉरेंज वक्र का ही क्या है? गिनी गुणांक लॉरेंज वक्र का ही क्या है? गणितीय स्वरूप है। जब तक हम लॉरेंज वक्र को न जान जाए गिनी गुणांक को नहीं निकाल सकते हैं। और लॉरेंज वक्र अगर जान गए तो गिनी गुणांक बराबर क्या होता है? तो पूर्ण समता रेखा और लॉरेंज वक्र के बीच के क्षेत्रफल और पूर्ण समता रेखा के नीचे के समस्त क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? गिनी गुणांक कहते हैं। अब गिनी गुणांक का मान, गिनी गुणांक का मान शून्य से लेकर कहां तक होता है? 1 तक होता है। गिनी गुणांक का मान शून्य से लेकर कितना तक होता है? 1 तक। अब गिनी गुणांक का मान का शून्य का मतलब हुआ कि आय विषमता बिल्कुल नहीं है। आय विषमता बिल्कुल भी नहीं है, यानी सब एक समान आय कमा रहा है। बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। गिनी गुणांक 0, आय विषमता बिल्कुल भी नहीं है। और गिनी गुणांक का मान अगर 1 हो गया, गिनी गुणांक का मान अगर 1 हो गया तो इसका मतलब हुआ समस्त आय एक ही व्यक्ति को मिल रहा है। समस्त आय एक ही व्यक्ति को मिल रहा है। समस्त आय एक ही व्यक्ति को मिल रहा है, ठीक है ना। यानी कि 0 से जितना अधिक दूर जाते जाएंगे, गिनी गुणांक में 0 से जितना अधिक दूर जाते जाएंगे, आय विषमता क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। आय विषमता क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। गिनी गुणांक का मान कहां से कहां तक होता है? 0 से लेकर 1 के बीच होता है। 0 का मतलब है आय विषमता बिल्कुल नहीं है, और 1 का मतलब है कि समस्त आय एक ही व्यक्ति को मिल रहा है। इसलिए गिनी गुणांक में 0 से जितना आगे बढ़ते जाइएगा, आय विषमता क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। आय विषमता क्या हो जाएगा दोस्तों? कोई दिक्कत? समझ गए? तो सापेक्षिक गरीबी समझे। सापेक्षिक गरीबी वास्तव में आय विषमता को मापता है। समाज में उच्च आय वर्ग के लोगों के आय की तुलना जब समाज में निम्न वर्ग आय के लोगों के साथ की जाती है तो उससे जो परिणाम निकलकर सामने आते हैं वे आय विषमता या सापेक्षिक गरीबी के परिणाम होते हैं। सापेक्षिक गरीबी या आय विषमता का मापन कितने तरह से किया जाता है? लॉरेंज वक्र और गिनी दोनों को समझ गए हैं। गिनी गुणांक को एक बार पढ़िए।
ऑनलाइन वाले का कोई क्वेश्चन होगा तो ले लीजिएगा, उसके बाद डिस्कस कर देंगे। ऑनलाइन जो भी जुड़े हुए हैं और कोई भी क्वेश्चन होगा लिख के भेज दीजिए, देख लेंगे हम उसको। क्या दोस्तों कोई दिक्कत हो रहा है कि सापेक्षिक गरीबी समझे, लॉरेंज वक्र गिनी गुणांक समझे, कोई दिक्कत है इससे? नहीं ना। अब आइए सवालों का जवाब दीजिए। पूर्ण समता रेखा की दूरी एक्स एक्सिस से कितना होता है? 45 डिग्री होता है। या पूर्ण समता रेखा की दूरी वाई एक्सिस से कितनी होती है? 45 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण समता रेखा, अगर किसी देश का लॉरेंज वक्र पूर्ण समता रेखा प्राप्त होता है तो इसका क्या मतलब निकलेगा? इसका मतलब होगा आय विषमता बिल्कुल। उसके बाद लॉरेंज वक्र का विकास कब हुआ? 1905 में। क्लियर हो गया? लॉरेंज वक्र पूर्ण समता रेखा के जितना निकट होगा आय विषमता उतना कम होगा। लॉरेंज वक्र पूर्ण समता रेखा के जितना निकट होगा आय विषमता उतनी कम होगी, जितना दूर होगा उतनी अधिक होगी। क्लियर हो गया? उसके बाद लॉरेंज वक्र में एक्स एक्सिस पर किसको रखा जाता है? जनसंख्या के प्रतिशत को। लॉरेंज वक्र में वाई एक्सिस पर किसको रखा जाता है? आय के प्रतिशत को। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लॉरेंज वक्र के गणितीय स्वरूप किस नाम से जाना जाता है? गिनी गुणांक। गिनी गुणांक का नाम गिनी गुणांक इसलिए पड़ा क्योंकि उसका भी खोज किसने किया? कैरेडो गिनी ने किया। किसने किया? गिनी गुणांक कैसे निकलता है देख लिए थे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद याद रखना है गिनी गुणांक का मान कहां से कहां तक? 0 से, ना तो 0 से कम हो सकता है ना 1 से ज्यादा हो सकता है। अगर किसी देश का गिनी गुणांक 0 है तो इसका क्या मतलब हुआ? आय विषमता बिल्कुल भी। गिनी गुणांक का मान 0 है तो आय विषमता बिल्कुल भी। अगर किसी देश में समस्त आय एक ही व्यक्ति को मिल रहा है, अगर किसी देश में सवाल सुनिएगा, अगर किसी देश में समस्त आय एक ही व्यक्ति को मिल रहा है तो ऐसे देश का गिनी गुणांक का मान कितना होगा? 1 होगा। यानी 0 से जितना आगे जाइएगा आय विषमता उतनी क्या होगी? क्लियर हो गया? सापेक्षिक गरीबी में कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना? लेकिन सापेक्षिक गरीबी का कॉन्सेप्ट हमारे देशों में ज्यादातर चलता, ये उन देशों में चलता है जो विकसित है। ठीक है? क्योंकि यहां तो दोस्तों खाने पीने के लिए ही नहीं मिलता है। उस स्थिति में देखा जाएगा कि तुम कितना कमा रहा है और तुम कितना कमा रहे, यहां तो आदमी कमा ही नहीं रहा है। ठीक है? आय विषमता तब होगा जब आय होगा। एक बात समझ रहे ना? लेकिन विकासशील देशों में कई बड़ी जनसंख्या के एक बड़े भाग को कोई आय ही नहीं है, तो जहां कोई आय ही नहीं है वहां आय विषमता का क्या मापन होगा? कोई मापन होगा? तो हमारे देशों में ये नहीं चलता है। हमारे देशों में क्या चलता है या विकासशील देशों में क्या चलता है? तो क्या चलता है? निरपेक्ष गरीबी। क्या चलता है दोस्तों? बोर्ड जो है नया नया फीलिंग हो रहा है, लगता नया बोर्ड लगा है क्या? लगता है कि बहुत दिन के बाद में छू रहे हैं, इसीलिए कुछ
गड़बड़ सरवर लग रहा है। आइए दोस्तों, निरपेक्ष गरीबी और डिजिटल बोर्ड आज हम पहली बार जब आए भी तो क्लास लिए नहीं है। हाँ, तो कुछ नयापन लग रहा है। ठीक है, निरपेक्ष गरीबी, आइए इसको समझते हैं। निरपेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी ही क्या है? वास्तविक गरीबी। अब वास्तविक गरीबी वही है, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक गरीबी वही है जिसका ये मोबाइल रखिए, अल्लाह मत करिए, चलिए देख, मोबाइल से बंद कीजिए। हाँ, नहीं तो डायरेक्ट लाइव का सवाल है, इधर उधर करिएगा, नौकरी से चूक जाइएगा। ठीक है, और नौकरी नहीं होगा तो क्या होगा? आए, लड़का सब तो जिंदा रह जाएगा, लड़की का स्थिति तो और खराब हो जाएगा। क्या नहीं हो जाएगा? आइए दोस्तों ध्यान दीजिए, मोबाइल से बंद कर लीजिए। निरपेक्ष गरीबी क्या है? वास्तविक गरीबी। और वास्तविक गरीबी का परिभाषा क्या होगा? तो जो परिभाषा हम शुरुआत में समझे थे, ठीक है, जो परिभाषा हम शुरुआत में समझे थे कि जब व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध नहीं हो पाता है, जब व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध नहीं हो पाता है, तब उसे हम गरीब कहते हैं और उसकी स्थिति को गरीबी कहते हैं। वही परिभाषा होगा किसका? निरपेक्ष गरीबी का। तो निरपेक्ष गरीबी ही वास्तविक गरीबी है, जिसमें व्यक्ति न्यूनतम आवश्यकता के चीज अपने लिए खरीद नहीं पाता है, अर्थात उसे उपलब्ध नहीं हो पाता है। अब हमने सापेक्षिक गरीबी को दो तरह से माप लिए, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक। अब सवाल है कि निरपेक्ष गरीबी को कैसे मापेंगे? निरपेक्ष गरीबी का मापने का क्या तरीका होनी चाहिए? क्लियर है? निरपेक्ष गरीबी को तो मापना पड़ेगा ना। निरपेक्ष गरीबी क्या समझ गए ना? जब व्यक्ति को न्यूनतम आवश्यकता के चीज उपलब्ध नहीं हो पाता है, वही क्या है? अब वास्तविक गरीबी ही क्या है? निरपेक्ष गरीबी। तो निरपेक्ष गरीबी कैसे मापा जाता है? सापेक्षिक गरीबी मापने के कितने तरीके हैं? लॉरेंज वक्र और गिनी। तो निरपेक्ष गरीबी मापने के क्या तरीके हैं? निरपेक्ष गरीबी का मापन कैसे होगा? अब ध्यान दीजिए कि निरपेक्ष गरीबी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी को मापने के लिए, निरपेक्ष गरीबी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी को मापने के लिए सबसे पहले तय किया जाता है कि न्यूनतम आवश्यकता क्या क्या है। एक व्यक्ति जो जीवन यापन करेगा उसकी न्यूनतम आवश्यकता क्या है, यह तय किया जाता है सबसे पहले। क्लियर हो गया? बात समझ रहे हैं? निरपेक्ष गरीबी का मापन करने के लिए सबसे पहले यह देखा जाता है कि एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए या जीवन यापन करने के लिए कौन सी न्यूनतम आवश्यकता है। और वर्तमान समय में तीन तो शुरुआत से ही है। कौन कौन? भोजन, वस्त्र, आवास। वर्तमान समय में और कौन हो गया? शिक्षा और स्वास्थ्य और सड़क और बिजली। ठीक है, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और वर्तमान समय में भारत सरकार भी इसे न्यूनतम आवश्यकता के श्रेणी में रखा हुआ है।
यानी कि इतना चीज एक व्यक्ति को मिलना ही चाहिए जीवन यापन करने के लिए। तो निरपेक्ष गरीबी को तय करने के लिए हमने सबसे पहले क्या तय कर लिए? न्यूनतम आवश्यकता तय कर लिए कि यह सब चीज व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए मिलना ही चाहिए। अब जब यह तय हो गया कि न्यूनतम आवश्यकता की चीज यह है, तो फिर देखा जाता है कि न्यूनतम आवश्यकता की चीज एक व्यक्ति को कितने पैसा में मिल सकता है। यानी कि इसके बाद इन न्यूनतम आवश्यकता का निकाला जाता है क्या? मौद्रिक मान। पहले क्या तय कर लिए? न्यूनतम। अब फिर यह तय किया जाता है कि एक व्यक्ति के लिए अगर भोजन की जरूरत है तो कितना भोजन की जरूरत है और उसका कितना मौद्रिक मूल्य होगा। एक व्यक्ति को वस्त्र की जरूरत है तो एक व्यक्ति को वस्त्र जो आएगा कितना में आएगा। यानी न्यूनतम आवश्यकता का क्या निकाला जाता है? मौद्रिक मान। और मौद्रिक मान प्रायः निकाला जाता है प्रति व्यक्ति मासिक या प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से। यह मौद्रिक मान किस हिसाब से निकाले जाते हैं? प्रति व्यक्ति मासिक और प्रति व्यक्ति, मतलब कि एक व्यक्ति एक महीने में अपने लिए जो न्यूनतम आवश्यकता की चीज खरीदेगा तो उसको कितना रुपया लगेगा, या एक व्यक्ति एक दिन में जो न्यूनतम आवश्यकता का चीज खरीदेगा तो उसके लिए उसे कितना रुपया निकलेगा। यानी कि इस न्यूनतम आवश्यकता का मौद्रिक मान, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस न्यूनतम आवश्यकता का मौद्रिक मान किस हिसाब से निकाला जाता है? प्रति व्यक्ति के हिसाब से निकाला जाता है, या तो मासिक या तो प्रतिदिन। और न्यूनतम आवश्यकता का मौद्रिक मान जो प्रति व्यक्ति मासिक या प्रतिदिन निकाला जाता है, इसको हम कहते हैं दोस्तों क्या? उपभोग व्यय। इसको हम क्या कहते हैं? उपभोग व्यय। तो मौद्रिक मान तैयार करके निकाल गया प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय, या फिर निकाला जाता है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग व्यय। और प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय या प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग व्यय जो निकलता है उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं क्या? गरीबी रेखा। ध्यान दिया ना। निरपेक्ष गरीबी कैसे निकाला जाता है? पहले फिर से ध्यान दीजिए, पहले क्या तय किया गया कि एक व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए कम से कम कितने चीजों की जरूरत है, यह तय कर लिया गया। और कम से कम कितने चीजों की जरूरत है? 7 चीजों की जरूरत है वर्तमान समय में। फिर इसका निकाला जाता है क्या? न्यूनतम आवश्यकता का मौद्रिक मान किस आधार पर निकाला जाता है? प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का उपभोग व्यय या प्रति व्यक्ति मासिक। अब प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय मान लीजिए कुछ भी निकला, मान लीजिए कि प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय मान लीजिए कितना निकला? 1000। या प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग व्यय मान लीजिए कितना निकला? 30। तो ये 1000 या 30 रुपया क्या हो गया? यानी कि निरपेक्ष गरीबी मापन के लिए पहले क्या तैयार किया जाता है? गरीबी रेखा किस आधार पर तय होता है? उपभोग व्यय के आधार पर तय होता है। और जब गरीबी रेखा तय हो जाता है तो उससे कम जो खर्च करता है वो गरीब माना जाता है, और उससे जो ऊपर खर्च करता है उसे गरीब नहीं माना जाता। क्लियर हो गया ना? तो निरपेक्ष गरीबी मापना है। अगर आपको सापेक्षिक गरीबी मापना है तो उसके लिए लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक है। लेकिन आपको निरपेक्ष गरीबी मापना है जो वास्तविक गरीबी है। निरपेक्ष गरीबी के मापन के लिए आपको पहले क्या तैयार करना पड़ेगा?
गरीबी रेखा, यानी गरीबी रेखा मापकर, गरीबी रेखा बनाकर जो गरीबों की संख्या का मापन किया जाता है वो निरपेक्ष गरीबी है। और गरीबी रेखा भारत में या लगभग सभी देशों में किस आधार पर बनाए जाते हैं? उपभोग व्यय के आधार पर बनाए जाते हैं। या तो प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय या प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग व्यय, प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय या प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग व्यय। क्लियर हो गया? समझ गए? अब गरीबी रेखा से जो नीचा होगा वो क्या होगा? गरीब होगा। और ऊपर जो होगा वो गरीब नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, अमीरी का कोई परिभाषा भारत में या तो गरीब है या गरीब नहीं है, अमीर कोई नहीं है। अंबानी भी अमीर नहीं है, गरीब नहीं है, ठीक है? जो गरीब नहीं है उसका मतलब यह नहीं होता कि अमीर है। क्या सरकार ने अमीरी की कोई परिभाषा तय की है? नहीं की है, लेकिन गरीबी का परिभाषा तय है और उसके लिए गरीबी रेखा बनाए जाते हैं। गरीबी रेखा कैसे बनाए जाते हैं देखे? क्लियर हो गया? निरपेक्ष गरीबी को एक बार पढ़िए तो। तार सबको क्या किए? अंदर कर दिए हैं। अच्छा, ठीक है ना सब कुछ? कोई दिक्कत नहीं ना है? धुंधला दिख रहा है। कुछ धुंधलापन तो है। पढ़ लिए दोस्तों। अब भारत में कौन सा गरीबी का कॉन्सेप्ट चलता है? और ध्यान दीजिए, गरीबी रेखा बनाकर, एक बार पुनः ध्यान दीजिए, गरीबी रेखा बनाकर गरीबों की संख्या जानना, गरीबी रेखा बनाकर गरीबों की संख्या जो जाना जाता है, इस विधि को कहते हैं हेड काउंट मेथड। हेड काउंट मेथड, इसे क्या कहा जाता है? हेड काउंट मेथड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? हेड काउंट मेथड कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। यानी कि जिस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि लॉरेंज बकरिया गिनी गुणांक से कौन गरीबी मापा जाता है, सापेक्षिक गरीबी या आय विषमता, उसी तरह से अगर क्वेश्चन इस पर आ जाए कि हेड काउंट मेथड कौन सी गरीबी का मापन करता है, हेड काउंट मेथड कौन सी गरीबी का मापन करता है? कौन गरीबी का? निरपेक्ष गरीबी का। भारत में भी अगर पूछ दे कि भारत में भी गरीबी का मापन किसके आधार पर किया जाता है? हेड काउंट विधि के आधार पर किया जाता है। किसके विधि पर? हेड काउंट विधि के आधार पर गरीबी रेखा, सॉरी, हेड काउंट विधि मतलब गरीबी रेखा बनाकर गरीबों का मापन करना या गरीबों की संख्या गिनना। अब है कि गरीबी, निरपेक्ष गरीबी को हम तब ही माप सकेंगे या निरपेक्ष गरीबी में गरीबों की संख्या तब ही हम जान पाएंगे जब हम निर्माण करेंगे गरीबी रेखा का, तभी तो जान पाएंगे। तो गरीबी रेखा का निर्माण करने के लिए भारत में समय समय पर समितियों का गठन किया गया। बात को ध्यान दिए
कि निरपेक्ष गरीबी में हम गरीबों की संख्या तब जान पाएंगे जब हम निर्माण करेंगे किसका? और गरीबी रेखा का निर्माण करने के लिए या फिर भारत में गरीबी की स्थिति का पता लगाने के लिए भारत में समय समय पर समिति का गठन हुआ है और वो अपने रिपोर्ट गरीबी के संबंध में पेश किए हुए। और इन समितियों का गठन मुख्य रूप से योजना आयोग जब अस्तित्व में था उसी के द्वारा किया जाता था। यानी कि भारत में चाहे गरीबी रेखा निर्माण करने की बात हो, चाहे भारत में गरीबों की स्थिति की जानकारी की बात हो, यह काम करता था कौन? तो योजना आयोग करता था। योजना आयोग समय समय पर कई समितियों का गठन किया और उन्हीं समिति के सुझाव के आधार पर गरीबी रेखा का भी निर्माण हुआ और गरीबों की संख्या की सही जानकारी भी हासिल हुई। तो वो कौन कौन सी समिति है दोस्तों? वो समिति कौन कौन सी है? वो समिति कौन कौन सी है? अगर सबसे पहले बात करिएगा, गरीबी मापने का पहला आधिकारिक प्रयास अंग्रेज के जमाने में भी हुए। दादाजी नौरोजी नाम आप जानते होंगे। वो भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो राष्ट्रीय आय निकालने का काम किए थे। और दादा भाई नौरोजी जो भारत का राष्ट्रीय आय निकाले थे वो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर निकाले थे। और दादा भाई नौरोजी 1820-21 में जो उन्होंने भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय निकाली थी वो 20 रुपया निकाली थी। उस समय काफी बहुत ज्यादा थे, 20 रुपया कम नहीं थे। ठीक है, पैसा आप लोग चलाए हैं कि नहीं चलाए हैं? कि डायरेक्ट सिक्के में जन्म लिए हैं? अच्छा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम भी सिक्का चलाए हुए हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, 5 पैसा, 20 पैसा, 10 पैसा एल्युमिनियम के एल्युमिनियम का बना हुआ आता था। आइए अब चलिए, जो नहीं देखे हैं, चलिए जो नहीं देखे हैं वो जिंदगी में कभी देख भी नहीं पाइएगा, क्योंकि देश काफी आगे बढ़ चुका है। अब तो हमको लगता है कि आने वाले 10 सालों में 1 रुपए 2 रुपया का सिक्का खत्म हो जाएगा, 5 टकिया से कम कोई लेगा नहीं। तो अर्थव्यवस्था की तेजी कुछ ऐसी है। चलिए दोस्तों, भारत में गरीबी जानने का पहला आधिकारिक प्रयास जो हुआ था वो हुआ था कब? 1962। यानी 1962 पहला ऐसा वर्ष था जिसमें भारत ने अपने देश में गरीबों के बारे में जानकारी लेने के लिए एक समिति की गठन की। यानी आजाद भारत में गरीबी के आंकड़े को जानने के लिए, गरीबी की स्थिति का पता लगाने के लिए या फिर गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए पहला कोई आधिकारिक समिति अगर बनी भारत सरकार की तरफ से तो वो कब बनी? 1962 में गरीबी आकलन के लिए जो समिति गठित की गई थी उसमें उस समय के तमाम अर्थशास्त्री थे। उसमें उस समय के तमाम अर्थशास्त्री थे। D.R. गाडगिल, J.B. पंत, अशोक मेहता, V.K.R.B. राव। देखिए नाम पढ़िए, कौन कौन नाम है। पढ़ लिए। तो गरीबी आकलन के लिए, गरीबी आकलन गरीबी आकलन के लिए पहला आधिकारिक प्रयास कब हुआ? कब हुआ दोस्तों? 1962 में। 1962 में जो गरीबी आकलन के लिए जो समिति गठित की गई, उन समिति में उस समय के
यानी तत्कालीन समय के जितने भी भारत के प्रमुख प्रमुख अर्थशास्त्री थे, सबको उस समिति में क्या कर लिया गया, गठित कर लिया गया। लेकिन 1962 की स्थिति से आप बातचीत नहीं, 1962 की स्थिति से आप अवगत होंगे। उस समय युद्ध की परिस्थिति थी कि नहीं थी? 1962 में एक तरफ देश युद्ध के असर में था और उसी समय यह समिति गठित हो गई। और इस समिति में कहिएगा कोई अध्यक्ष थे, मेन थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। सीधा सरकार ने उस समय जितने भी भारत के प्रमुख प्रमुख अर्थशास्त्री थे, सबको मिलाकर एक टीम गठित कर दिया गया और उस पर गरीबी का आकलन के लिए सारा भार दे दिया गया। चूंकि युद्ध वाली परिस्थिति थी, तो ये अर्थशास्त्री भी ज्यादा आंकड़ा जुटा नहीं पाए। अब भी जानते, जब देश युद्ध में फंसा, वो कोई आंकड़ा देश के अंदर से जुट पाएगा जल्दी नहीं। तो यह समिति ने किसी भी प्रकार के आंकड़े पर कोई मंथन नहीं किया। सीधा इन्होंने गरीबी रेखा का जो आकलन किया, वो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग व्यय के आधार पर, प्रतिदिन है कि मासिक है? मासिक है ना? मासिक है, सॉरी। तो ये जो पहली समिति बनी 1962 में, इन्होंने प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय तय किया और तय किया कितना रुपया? 20 रुपया। यानी कि पहला जो आधिकारिक समिति बना था, उन्होंने गरीबी रेखा के लिए जो बाउंड्री लाइन बनाया, वो था प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर। वो कितना? यानी इसका मतलब हुआ इस समिति के अनुसार कि अगर कोई व्यक्ति एक महीने में 20 रुपए खर्च करता है, तो वो गरीब नहीं है। अब 20 रुपए से एक महीने में एक व्यक्ति, एक महीने में, ये 1962 की बात हो रही है, हाँ, 2022 की नहीं। तो प्रति व्यक्ति अगर एक व्यक्ति एक महीने में 20 रुपए खर्च कर रहा है, तो इस समिति के अनुसार वो गरीब। अगर 20 रुपए से कम खर्च कर रहा है, तो वो क्या है? गरीब। अब तय कर दिया। इसका खूब आलोचना हुआ, ठीक है। इतना आलोचना हुआ कि लोग सब कहने लगे कि पहले इस समिति में जो है वही बता दे कि एक महीने में कितने खर्च हो रहा है, उसके बाद तय कर लेगा कि जनता। यानी कि ये जो डाटा आया था दोस्तों, ये डाटा कोई आंकड़े पर आधारित नहीं थे। यानी कि सब अर्थशास्त्री बैठा, अब मने मन कह दिया कि 20 टका रख दीजिए। हालांकि कुछ ध्यान देकर दिया गया था, उन्होंने ध्यान दिया था 1960-61 में जो प्रचलित मूल्य था वस्तुओं का, ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं था कि समिति ने ज्यादा कुछ नहीं किया। 1960-61 में जो प्रचलित मूल्य था वस्तुओं का, उसी मूल्य को इन समिति के सदस्यों ने ध्यान में रखा और प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय यानी गरीबी रेखा जो बना, वो 20 रुपया बना। यानी ये 20 रुपया वह समिति 1960-61 में जो वस्तु के मूल्य थे, उस आधार पर तय किया था। लेकिन फिर भी इसकी क्या हुई थी? आलोचना हुई। तो यहां पर सिर्फ इतना बात ध्यान में रखना है कि भारत में गरीबी की आकलन करने के लिए जो सबसे पहली समिति बनी थी, वह किस वर्ष बनी थी? 1962 में जो सबसे पहली समिति बनी थी, उन्होंने गरीबी रेखा के लिए कौन से बाउंड्री लाइन बनाए थे? प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग कितना रखा था? अब आइए दूसरी समय। ये तो पहली थी और इसका कोई ज्यादा मान्य भी नहीं हुआ, आलोचना ही हुई इनके द्वारा। अगला था डॉक्टर वाईफाई। वाई के
अलग, ओ सॉरी, अगल अगल। डॉक्टर वाई के अघल समिति। अब डॉक्टर वाई के अघल समिति कौन बनाया? तो तत्कालीन योजना आयोग ने। यह भी जानना जरूरी है, यानी यह दूसरी समिति है, लेकिन योजना आयोग के द्वारा यह बनाई गई पहली समिति थी, डॉक्टर वाई के अघल समिति। तो पहली समिति तो उतना ज्यादा मान्य नहीं हुआ, यानी कि गरीबी के आकलन करने के लिए योजना आयोग ने जो पहली समिति बनाई वह समिति था डॉक्टर वाई के अघल समिति। और यह समिति का गठन 1977 में हुआ। कब हुआ? और 1977 में 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था। कौन सी योजना चला था? 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो डॉक्टर वाई के अघल समिति का संबंध किससे है? तो गरीबी आकलन से। पहली बात यही क्वेश्चन, डॉक्टर वाई के अघल समिति का संबंध दोस्तों किससे है? गरीबी के आकलन से है। किसके द्वारा यह गठित हुआ? कब हुआ? और 1977 में थोड़ा यह बात भी याद रखिएगा कि कौन सी योजना चल रही थी? 5वीं योजना चल रही थी। कौन सी योजना चल रही थी? 5वीं योजना। अब यह समिति ने अपने 2 वर्षों तक पूरा रिसर्च करके रिपोर्ट पेश किया 1979 में। और इनका जो था गरीबी मापने का तरीका, डॉक्टर वाई के अघल समिति जो 1977 में बनी और 1979 में जो रिपोर्ट पेश किया, ध्यान दीजिएगा, इनके गरीबी मापने का तरीका बिल्कुल अलग था। इन्होंने जो गरीबी का मापन किया उस मापन को हम कहते हैं भोजन ऊर्जा मान के आधार पर। इन्होंने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी किस क्षेत्र में? ग्रामीण क्षेत्र में, और 2100 कैलोरी किस क्षेत्र में? शहरी क्षेत्र में। यह किस हिसाब से है? प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। यानी एक व्यक्ति ऐसा भोजन ग्रहण कर रहा है रोज कि उसे 2400 या शहरी क्षेत्र में है तो 2100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तो वो गरीब नहीं। और कैलोरी के आधार पर गरीबी मापने का यह तरीका क्या कहलाता है? और कैलोरी के आधार पर जो ये गरीबी का मापन करने का विचार प्रस्तुत किया, ये विचार बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। परीक्षा में कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये जो 2400 कैलोरी, और कैलोरी आधारित है किस पर? प्रति व्यक्ति प्रति दिन पर। इससे पहले जो 20 रुपया पढ़े थे वो मासिक था। 20 रुपया क्या था? ये जो 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी भोजन मतलब ऊर्जा है, ये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर है। मतलब एक व्यक्ति अगर ऐसा भोजन कर रहा है जिससे उसे 2400 कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त हो रही है तो वो गरीब नहीं है। शहरी क्षेत्रों में 2100 किलो ऊर्जा प्राप्त हो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही तो वो गरीब नहीं है। और यह समिति कौन थी? क्लियर हो गया दोस्तों? समझ गए बात को? अब यहां पर ध्यान दीजिए कि इससे क्या क्या पूछ सकता है कि गरीबी के आकलन का पहला आधिकारिक प्रयास तो 1962 में हुआ था। गरीबी के आकलन के लिए पहला आधिकारिक प्रयास कब हुआ था? 1962 में। गरीबी के आकलन के लिए योजना आयोग ने सबसे पहले समिति जो गठित की थी वो कौन समिति थी?
डॉक्टर वाई के अगल समिति, डॉक्टर वाई के अगल समिति कब स्थापित हुआ था? रिपोर्ट कब दिया था? और डॉक्टर वाई के अगल समिति ने जो गरीबी आकलन के लिए गरीबी रेखा बनाए थे उसे हम क्या कहते हैं? और यह किस पर आधारित थे? प्रति व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। क्लियर हो गया? तो निरपेक्ष गरीबी समझे। लेकिन भारत में गरीबी आकलन के लिए, भारत में गरीबों की संख्या जानने के लिए, गरीबों की स्थिति के आकलन करने के लिए कई समितियां बनी और उनमें जो सबसे चर्चित समिति है वो है सुरेश तेंदुलकर और रंगराजन। नाम सुने होंगे, ठीक है? कई समिति बना, कैलोरी वाली समिति भी, जो ये कैलोरी के आधार पर जो गरीबी का आकलन हो रहा है, यह समिति भी काफी चर्चित है। लेकिन गरीबी आकलन के लिए जितने भी समितियां भारत में बनी, उनमें सबसे ज्यादा चर्चा में दो समिति है, एक सुरेश तेंदुलकर समिति और दूसरा रंगराजन समिति। स्थिति यह है दोस्तों कि अगर हमें भारत में गरीबी को जानना है, ध्यान दीजिए, बात मत कीजिए, भारत में अगर गरीबी को जानना है, भारत में अगर गरीबी को जानना है तो बिना हम तेंदुलकर और रंगराजन के नाम को लिए जान ही नहीं सकते। आपको गरीबी भारत की समझना है तो तेंदुलकर और रंगराजन को जानना ही पड़ेगा। आखिर ऐसी बात क्या थी तेंदुलकर और रंगराजन में, इसकी जानकारी हम अगले क्लास में आपको देंगे, ठीक है? अगला समिति देखे कौन है? अच्छा, लकड़ा वाला छूट गया। लकड़ा वाला को पढ़ लीजिएगा ना, थोड़ा लकड़ा वाला को पढ़ के आइएगा, तब अगला क्लास में गरीबी खत्म हो जाएगा। क्या? हाँ हाँ, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट चलाएंगे।